देखो बेटा, आज एक क्वेश्चन करे थर्मल स्ट्रेस का। कह रहे कि ये कोई एक रॉड है ना, इसके जो जो पैरामीटर्स हमें चाहिए वो सब गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है कि इसको दो फिक्स्ड एंड पे सपोर्ट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। कह रहे कि अगर टेम्परेचर आप रोड का इंक्रीज़ करते हो डेल्टा थीटा से, तो आपको बताना है कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा किसके अंदर, इस रॉड के अंदर। चलो बेटा, तो जरा आप सवाल को सोचो जरा कि होगा क्या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये लेंथ बढ़ेगी, लेकिन ये तो दोनों जगह रिजिड सपोर्ट है, तो इसका मतलब एक्चुअल में दोनों के बीच में लेंथ क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। तो होगा क्या, ये समझो कि ये तो भाई टेम्परेचर तो लेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन ये जो साइड में जो सपोर्ट लग रहे हैं ना बेटा, ये इस पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे F, जिसके कारण से थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। जिसके कारण से क्या डेवलप होगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस। और आप ऐसे कह सकते हो बेटा कि जो डेल्टा L आया चेंज किसके में, किसके कारण से, ड्यू टू टेम्परेचर जमा डेल्टा L ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ उतनी की उतनी रहेगी। दोनों लेंथ्स के बीच में जो जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में दूरी फिक्स्ड है। अब एक बात देखो कि ये जो डेल्टा L ड्यू टू टेम्परेचर की मैं बात करूं बेटा, तो मुझे लगता है कि ये तो नेगेटिव आएगा। सॉरी टेम्परेचर है ना, ये तो पॉजिटिव आएगा बेटा। लेंथ बढ़ी है ना बेटा, लेंथ पहले से क्या हुई है, बढ़ी है। और अगर ये बढ़ी है तो भैया इसने ये वाला जो फैक्टर आएगा ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ये अपने आप क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेल्टा L ड्यू टू टेम्परेचर इन मैग्नीट्यूड दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा L ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड। वो सेम ही आना चाहिए, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये समझा दिया है बेटा। टेम्परेचर के कारण से जो लेंथ में चेंज आता है उसको L अल्फा डेल्टा थीटा लिखा जाता है। ये चेंज आया, डेल्टा L की वैल्यू बेटा ये आई। इट शुड बी इक्वल टू बेटा डेल्टा L ड्यू टू स्ट्रेस, वो कैसे लिखा जाएगा, FL ओवर AY बेटा। L से L कैंसिल आउट हो गया और F इज इक्वल टू आपका आ गया AY अल्फा डेल्टा थीटा। और एक बात देखो, हम लोग एनसीईआरटी को ना बहुत वो समझते हैं कि एनसीईआरटी नहीं करनी, एनसीईआरटी नहीं करनी है। जो रिसेंट जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, जो आजकल जो अभी मेंस का जो सीजन चल रहा है, अभी 2 सेशन में 2 दिन हो गए हैं लगातार पेपर होते हुए, और जिन बच्चों से बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल साफ साफ ये बोल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू भी कर गए ना, कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का भी पता है, फॉर्मूले भी पता है ना, तो क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा बेटा किसी भी तरीके से कि जिससे कि आपको बहुत कुछ नया सोचना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला याद है, सवाल हो जाएगा। सिंपल फार्मूला याद है, हल्का सा कॉन्सेप्ट याद है ना, वो कॉन्सेप्ट भी अगर याद है तो उससे भी सवाल हो रहे हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि आप ये मानो कि अगर हम कहते हैं रोटेशन बहुत मुश्किल है, तो कल एक बच्चे से बात हुई, बहुत कमाल की बात उसने बोला सर पूरी रोटेशन के अंदर किसी ने अगर 60 सवाल भी सॉल्व कर रखे हैं ना, तो मेंस के दो क्वेश्चन आए थे, बोले दोनों क्वेश्चन कर सकता था। बोले इतना ऐसे पेपर आ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का भी ऐसा ही क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए, कुछ बहुत सोचना नहीं था। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, आइडिया कि मैं जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर अच्छे से आते हैं ना, तो आप बहुत आराम से पेपर फोड़ सकते हो, बहुत बढ़िया से कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है ना। हाँ वो ठीक है कि जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी थोड़ा जल्दी पेपर कर लेगा या ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कर देगा, लेकिन जैसे 25 क्वेश्चन थे तो वो कहते हैं कि सर 25 में से 18-19 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत फंडामेंटल थे, मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं थे, कुछ नया नहीं सोचना था। तो 18-19 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, मतलब अगर 25 में से मेंस में बात करें तो 18-19 क्वेश्चन इस लेवल के मिल गए हैं, और बाकी 25 क्वेश्चन और 6-7 क्वेश्चन बच गए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और जो ये जो एलाइड जो टॉपिक्स हम बोलते हैं ना, कि जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया या सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब से भी बेटा मतलब क्वेश्चंस आए हैं। अब पहले से कम हो गए, पहले आईआईटी मेंस में 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 25 क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो थोड़ा सा वो रेशियो कम हुआ है, बट वो ओवरऑल सभी में कम हो गया है।
तो कोशिश ये करो कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आप कर पाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आइडिया वही है कि वहीं से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते रहो बेटा, जो भी करो आप। तो ये बेटा क्या था कि थर्मल स्ट्रेस के केस में ये आपका क्या आ गया, आपसे पूछा गया था कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस अगर डेवलप की बात हुई है तो बेटा ये तो स्ट्रेस फोर्स हो गई, और अगर आपसे स्ट्रेस ही पूछा गया तो यानी कि F/A पूछा गया है, वो वाई अल्फा डेल्टा थीटा जो भी पूछा वो मैं बता दूंगा। बेटा इस केस में पता है ये भी पूछ सकते थे, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, अगर बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये जो डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर है बेटा ये तो नेगेटिव आएगा। ये अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब लेंथ घटेगी, लेंथ घटेगी। तो इस बार बेटा देखो ये तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो थर्मल स्ट्रेस ऐसे लगा था बेटा। इस वाले केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करोगे तो लेंथ घटने की कोशिश करेगा। ये जो थर्मल स्ट्रेस है ये जो सपोर्ट जो है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दैट विल बी पॉजिटिव। तो बेटा ये जो दूसरे वाला जो पार्ट है थर्मल स्ट्रेस के कारण से जो डेल्टा एल आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। आंसर सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आंसर आने वाला है, बाकी सब सेम ही रहेगा। F/A विल बी इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा। नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट नोट करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई एक वुडन व्हील है वो दो हाफ रिंग से मिलकर के बनाया है ना। कह रहे टू जॉइन देम वी टेक ए मेटल रिंग ऑफ रेडियस स्लाइटली लेस देन आर and heat it till its radius becomes equal to r. It is heated by delta theta. The ring is now fitted on the wooden half ring and is allowed to cool. Find the force which the two wooden half rings exert on each other. ये सवाल अभी है ना। कोई दो हाफ रिंग के फॉर्म में दो पहिए थे, अब उनको आप जोड़ना चाहते हो। जोड़ने के लिए आपने क्या किया, मेटल रिंग का इस्तेमाल किया जिसका रेडियस हल्का सा आर से कम था। अब आपने उसको फिट करने के लिए पहले क्या किया, उसको हीट कर दिया डेल्टा थीटा से, और यहाँ पे हाफ वुडन रिंग पे इसको क्या किया, फिट किया। अब ये जब कूल होगा तो क्या होगा, इसमें सेट हो जाएगा बिल्कुल। ये कहानी की है। अब सवाल में पूछा है कि जो दो हाफ रिंग्स हैं वो एक दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो भाई अब एक बात देखो कि मैं जब फिट होगा तो उसके बाद कूलिंग होगी ना शुरू, या आप ऐसे सोचो कि जब वो कूल होगा तो ही एक्चुअल में इसका रेडियस आ रहा है। तो अब जब ये आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो इसका रेडियस कुछ बढ़ गया, और फिर आपने इसको फिट कर दिया। तो जब ये कूल होगा ना तब क्या होगा, इसका रेडियस हल्का सा कम होगा और ये फिर उसमें फिट बैठ जाएगा। तो यानी कि मेरे लिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो कूलिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एल ड्यू टू कूलिंग, कूलिंग के कारण से, तो ये तो बेटा कूलिंग हो रही है तो ये पार्ट तो नेगेटिव आएगा, लेंथ घटेगी। हीट कर दिया उसके बाद की बात हो रही है। और बेटा मैग्नीट्यूड वाइज ये किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा एल ड्यू टू स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। देखो अब जरा ध्यान से बेटा, कूलिंग के कारण से तो देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर मैं ये देखो सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ है बेटा दैट इज़ 2πr, वो क्या है 2πr। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, एल अल्फा थीटा, तो एल की जगह यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा 2πr अल्फा डेल्टा थीटा, ये डेल्टा आर ये आ गया बेटा। स्ट्रेस के कारण से मान लो कि वो जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो स्ट्रेस क्या है आपकी, वो टी स्ट्रेस है। फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा इसकी, वो भी 2πr है, एफ एल ओवर ए इंटू वाई, एफ एल ओवर ए इंटू वाई बेटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो गया बेटा, इट विल बी इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन ये तो अब आप ज़रा देखो कि ये जो हाफ रिंग है इसको ज़रा मैं देखने की कोशिश करूँ, जो मेटल वाली जो हाफ रिंग है इस तरह से रही होगी बेटा। तो बेसिकली क्या होगा
कि नीचे वाला इसको स्ट्रेस ऐसे करेगा और ये वाला भी ऐसे करेगा, ये भी टी, तो जो नेट स्ट्रेस आएगा वो बेटा 2t के इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2ay अल्फा डेल्टा थीटा। दोनों एंड से जा रहा होगा तो नेट स्ट्रेस आपको लिखना है। ये जो टी स्ट्रेस आया ये तो बेटा सिर्फ सिंगल के कारण से आया था, ये सिर्फ किसके कारण से आया था, ये सिर्फ सिंगल के कारण से आया था बेटा। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। देखो नेक्स्ट बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा जैसा कि हम स्प्रिंग के केस में देखते थे ना, स्प्रिंग में अगर आप F फोर्स लगाते थे, इसमें इलोंगेशन x होता था, तो हम कहते थे कि एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, उसके कारण से इसकी एनर्जी आ गई। तो F इज इक्वल टू, तो भाई हम वहाँ क्या लिखते थे, kx, और जो एनर्जी जो आती थी उस केस में बेटा उसकी लिखते थे हाफ ऑफ kx²। तो यहाँ पे भी अगर बेटा मैं इस केस में बात करूँ कि कोई भी बेटा रॉड है जिसकी लेंथ L है, अगर मैं इस पर कुछ फोर्स लगा करके और इसकी कुछ लेंथ में डेल्टा L चेंज कर देता हूँ, वो मैं घटाऊँ चाहे बढ़ाऊँ, तो जो मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है वो उस रॉड की या उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पहले तो आप एक बात देखो बेटा, इस वाले केस में F का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो, ज़रा ये बात ध्यान देखो। आप ये देखो आप कैसे लिखते थे बेटा, डेल्टा L इज इक्वल टू FL ओवर AY। मैं इसको F की फॉर्म में लिखता हूँ, F इज इक्वल टू बेटा AY बाई L इंटू डेल्टा L। तो देखो जो काम बेटा स्प्रिंग फोर्स के अंदर जो x करता था, x चेंज इन लेंथ था बेटा उसका, और ये डेल्टा L सेम वही काम कर रहे हैं। जो काम वहाँ पर k करता था वही काम यहाँ k कर रहा है। तो कई बार तो यही सवाल पूछ लेते हैं कि जो काम स्प्रिंग कांस्टेंट का जो k जो होता था वो यहाँ पे कौन कर रहा है, तो बेटा k इज इक्वल टू AY बाई L। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, AY बाई L, ठीक है। तो उस हिसाब से तो बेटा यहाँ पे जो एनर्जी आनी चाहिए वो एनर्जी उसी हिसाब से बताऊँ, k की जगह बेटा क्या लिख दूंगा, AY बाई L, और बेटा ये क्या लिख दूंगा, डेल्टा L का स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है। इसको और थोड़ा सा बढ़िया लिखा जा सकता है, देखो मैं इसको क्या करता हूँ, L से मल्टीप्लाई और L से ही डिवाइड कर दिया बेटा, और ये डेल्टा L का होल स्क्वायर हो गया। हाफ ऑफ, देखो बेटा AY डेल्टा L बाई L का होल स्क्वायर, डेल्टा L बाई L का होल स्क्वायर बेटा, डेल्टा L बाई L बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा एक ये L भी तो है ना मल्टीप्लाई में बेटा, ये L, ये डेल्टा L बाई L क्या चीज़ है, ये तो स्ट्रेन है, ये तो बेटा क्या है, ये तो स्ट्रेन है। सो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ AY इंटू L इंटू स्ट्रेन। नोट कर लो जल्दी से।
देखो बेटा, अब यहाँ पे ना इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई, ये एरिया है और ये लेंथ है बेटा, तो मुझे लगता है ये उसका वॉल्यूम बन गया। तो u बाय वॉल्यूम यानी बेटा ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। तो बेटा u बाई वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बेटा ये क्या चीज़ है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा जा सकता है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ऑलरेडी स्ट्रेन का स्क्वायर है बेटा, तो u बाई वी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आ गया बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। तो टोटल अगर आपको एनर्जी निकालनी होगी तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। नोट करो इसको जल्दी से, फिर इस पर ज़रा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोट करो बेटा। देखो बेटा ये बेसिकली तीन, ये अभी जो हमने फॉर्म लिखे वो तीन फॉर्म ये मैंने बता दी। फोर्स कांस्टेंट बताया था AY बाई L होगा, वायर का फोर्स कांस्टेंट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसमें ये बात ध्यान रखना कि टोटल अगर आपको बेटा एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो इस वाले फैक्टर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना। ये जनरल एक्सप्रेशन है फोर्स का जो था, वो जो एनर्जी का जो फॉर्म था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड फ्रॉम अ सीलिंग, व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इट्स ऑन वेट इफ द डेंसिटी ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर बी D एंड Y। चलो तो ये एक बार नोट कर लो बेटा, एक बार ये देखो। अब जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने स्ट्रेस तो कैलकुलेट किया हुआ था बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का, अगर आपको याद हो कि इस तरह से रॉड थी तो हमने क्या कहा था कि भाई एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट मान लो जिसकी विड्थ बेटा क्या हो dx और वो यहाँ से x दूरी पर हो। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट आप कंसिडर करोगे ना ये, तो इस पे बेसिकली क्या होगा, इसके खुद के वेट के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा और उतना ही फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बेटा इस तरफ डेवलप हो जाएगा। ये इसका खुद का वेट कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा हमें डेंसिटी गिवन है, इसका एरिया गिवन है, तो भाई मास मुझे चाहिए ना इसका। तो डेंसिटी इनटू, देखो कैसे कर लोगे बेटा इसको, या तो आपको क्या चाहिए कि इतने इतने पार्ट का वेट आपको चाहिएगा, इतने इतने पार्ट का। तो मास जो है वो कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एरिया इंटू एक्स, तो ए इंटू एक्स बेटा उसकी डेंसिटी डी है, ये आ गया। जो यही बात हम बार बार करते आए थे कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जितना उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, उतना ही डिफॉर्मेशन फोर्स डेवलप होगा या उतना ही स्ट्रेस डेवलप होगा, ये पता होना चाहिए था मुझे। तो चलो ये बात तो समझ में आ गई। ये इसकी विड्थ बेटा dx है, चलो बहुत बढ़िया। रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। मुझे क्या चाहिए, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बेटा कैसे लिखूंगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी, जो एलिमेंट मैंने लिया है, ये छोटा सा जो एलिमेंट लिया है इसकी वॉल्यूम, पूरे की वॉल्यूम नहीं, सिर्फ इसकी वॉल्यूम बेटा। और देखो स्ट्रेन में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डेल्टा एल से मतलब नहीं है, तो भाई एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, हाफ ऑफ स्ट्रेस। और आप ये बात जानते हो कि y इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो बेटा, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हो। तो स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस अपॉन y लिख देता हूँ, स्ट्रेस अपॉन y इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो a इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये बेटा हो गया 1/2, ये हो गया बेटा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y इंटू a इंटू डी एक्स।
भाई स्ट्रेस फोर्स ये रही, अभी तो आपने निकाला ए एक्स डी के इक्वल है बेटा। ये इसको ज़रा यहाँ सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, डी यू है ये बेसिकली। सो डी यू इज इक्वल टू बेटा 1/2y, और स्ट्रेस की जगह आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स डी इसका स्क्वायर इंटू ए डी एक्स, ये आ गया। सो डी यू इज इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, अच्छा ए का क्यूब ही हो गया भाई, स्क्वायर ये और एक यहाँ से, अपॉन 2y एक्स स्क्वायर डी एक्स बेटा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। इंटीग्रल डी यू विच विल बी इक्वल टू ए क्यूब डी स्क्वायर बाई 2y इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बेटा x की वैल्यू 0 से l लेंथ तक जा रही है। ये आ गया आपका a क्यूब डी स्क्वायर बाई 2y, और बेटा ये हो गया x क्यूब बाई 3 और 0 से l। a क्यूब डी स्क्वायर l क्यूब बाय 6y, ये बेटा इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये जो आपका जो रॉड है, ये जो हैंग कर रहा है, इसकी बेटा एक बेटा एक कहीं एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, इसका वेट में जी मल्टीप्लाई नहीं किया, जी भी कर दो बेटा। यहाँ पे ना इसका जो वेट था यहाँ पे जी भी मल्टीप्लाई करना था ना एक जगह, तो ये यहाँ पे जी भी आएगा तो ये जी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी जी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी एक जी स्क्वायर आएगा भाई, ये भी एक जी स्क्वायर आएगा। वो जी मिस कर दिया हमने एक, नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर और क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से नोट करो। करेक्ट, स्टील वायर है 4 मीटर इन लेंथ, स्ट्रेस्ड, यानी बेटा 4 मीटर है तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है वो 4 मीटर है भाई। इज स्ट्रेस्ड थ्रू 2 mm, माने कि डेल्टा एल आपको दे रखा है 2 mm, तो 2 mm दे रखा है तो भाई मीटर में बदल लो, 2 × 10⁻³ मीटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, एरिया बेटा 2 mm स्क्वायर दे रखा है तो 2 × 10⁻⁻6 हो गया भाई मीटर स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि सबको एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करें, सबको सिमिलर यूनिट में ही रखें बेटा। यंग्स मॉड्यूलस आपको y की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11 भाई। द एनर्जी डेंसिटी बेटा, फर्स्ट पार्ट देखो, एनर्जी डेंसिटी माने U/V, वो होता है बेटा हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बड़ी तकलीफ है इस क्वेश्चन में कि स्ट्रेस नहीं पता है, कोई बात नहीं, यंग्स मॉड्यूलस पता है ना बेटा। आप ये बात जानते हो कि y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आप स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस कैन बी रिटन एज y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो बेटा हाफ ऑफ यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू ये रहा 2 × 10⁻11, स्ट्रेन होगा बेटा डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल तो है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4, दो से दो कैंसिल, 10⁻11 बेटा, और ये 1/2, 2 का स्क्वायर 1/4 ये यहाँ से आ गया, इंटू 10⁻⁻6 बेटा। तो ये आप ऐसा लिख लो इसको 100/4 है ना, तो ये बच गया बेटा यहाँ पे कितना 9 × 10⁻3, तो बेटा 2 ये हो गया 25 × 10⁻3, और यू कैन राइट इट एज 2.5 × 10⁻3 बेटा। ये U/V आ गया आपका। एक पार्ट में और हमसे पूछा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा टोटल एनर्जी बतानी है आपको। एक तरीका तो यही कि इसी को क्या कर दो, ये देखो आपका एनर्जी डेंसिटी आ गई है तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसकी लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा आपको दे रखा है 2 × 10⁻6 इंटू, और लेंथ है बेटा 4, तो बेटा इसको कर लेते हैं ज़रा, देखो ये कितना हो गया,
पर 10 0.02 जूल। कहीं पर देख लो, कहीं कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ है हल्की सी। जीरो 0.02 जूल। ये 2.5 इंटू 10⁴ आ जाएगा ना बेटा, ये भी 4 आ जाएगा फिर। तो ये 4 अगर होगा तो फिर बेटा ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो गया। ये मेरे को पता था ये ऐसे ही। ठीक है करो, नोट करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कह रहे कि एक मेटालिक वायर है, इट इज स्ट्रेस्ड बाय सस्पेंडिंग वेट 8 if alpha is the longitudinal strain and y is its Young modulus of elasticity, show that the elastic potential energy per unit volume is given by y alpha square by 2। ये आपको बताना है। देखो बेटा आसान क्वेश्चन है ये। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अभी आपने बेटा क्या लिखा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और बेटा स्ट्रेस को अभी हमने लिख के बताया, इसको क्या लिखा जा सकता है, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन बेटा। तो ये हो गया हाफ ऑफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। और बेटा स्ट्रेन आपको क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, यही आपको प्रूव करना था बेटा क्वेश्चन के अंदर, यही आपको प्रूव करना था। नोट करो जल्दी से।